नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ चर्चा ये कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं गौरव धनगर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। गौरव जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपका जन्मदिन है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हमारे पूरी चैनल की टीम की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। गौरव जी, आप युवा हैं और मैं पहला प्रश्न आपको युवाओं को लेकर ही रखूँगा। क्या देखते हैं आज युवाओं को, जिस स्तर पर आज युवा खड़ा हुआ है देश का, क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आज के युवा को आप? आज का युवा काफ़ी अपने अंदर जोश को भरे हुए है। बस ये है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा सारी व्यवस्थाएं फेल हुई हैं और जैसे ही हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे धीमे थोड़ा सा हल्का हो रहा है, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, प्रतिभाएं निकल रही हैं, तो ये है कि हमारे बड़े भाई हैं और भी छोटे छोटे जो अभी नए नवयुवक हैं जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो वो अभी निकल के देख रहे हैं बाहर और काफ़ी जोश भरा हुआ है उनमें। और हम तो उनसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले उनको हाई स्कूल और इंटर पास करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपका सवाल था कि हम लोग क्या देख रहे हैं जी। हम लोग देख तो बहुत कुछ रहे हैं, हम बहुत कुछ रहे हैं कि जैसे समाज में बेरोज़गारी फैली हुई है और कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में समाज सेवा में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम सब यही देखते हैं कि जिस भी क्षेत्र में जाओ अपना टॉप करो, बेस्ट करो। गौरव जी, अगर बात शिक्षा को लेकर की जाए, युवाओं को लेकर की जाए, आप युवा हैं, आपने इंटर शायद बहुत पहले कर ली है और इंटर के बाद आप किस स्टेज पर पहुंचे हैं उसका आपने एनालिसिस भी किया है। तो जो विद्यार्थी कल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं में प्रमोट हुए हैं, यूपी सरकार ने इन विद्यार्थियों को कल 31 जुलाई को प्रमोट किया है, तो उन विद्यार्थियों के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या शब्द हैं कि वो आगे इंटर के बाद किस तरीके की तैयारी करें और अपनी शिक्षा को किस तरह से केंद्र बिंदु बनाएं? देखिए, मैं अपनी बात करूं जी, तो मैंने इंटर 2011 में की थी, तो काफ़ी समय हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं लगभग। और जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जैसे कि अभी 1 साल हो चुका है शिक्षा नीति को लागू होते हुए, मतलब कल पीएम भी बोले थे इस पे। तो पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। पहले काफ़ी कोर्स घटा दिया है, काफ़ी बढ़ा दिया है, कुछ चीज़ें घटाई हैं, बढ़ाई हैं, बहुत कुछ हुआ है। और हम लोग जैसे देख रहे हैं कि कुछ लोग प्रमोट हो रहे हैं, घर पे कुछ लोग पढ़ते हैं और बहुत सी चीज़ होती हैं जैसे। लेकिन मेरा मानना है जो पढ़ाई हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में करते हैं, वो घर पे रह के नहीं हो सकती है। कि हम लोग किसी से पूछ सकते हैं, टीचर से, कि हाँ ये सवाल दिक्कत कर रहा है, ये चीज़ दिक्कत कर रही है। ऑनलाइन में यही होता है कि ज़्यादा इतना नहीं है, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लासें वगैरह ले सकें या इतना वो था। लेकिन अब तो प्रमोट हो रहे हैं लोग, अच्छी बात है। और हमारे लिए यही है कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये प्रमोट हुए विद्यार्थियों को परीक्षा भी नहीं देनी पड़ी और प्रमोट हो गई। क्या लगता है 2 साल से विद्यालय बंद हैं और उनको प्रमोट कर दिया गया, ऐसे विद्यार्थी किस स्तर तक और किस तरीके से अपने भविष्य को बना सकते हैं? भविष्य की बात करें तो सबसे पहले जो भी बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपना एम डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या बनना है जी। हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, हमें सबसे पहले एम डिसाइड करें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। प्रमोट होना है, पेपर देना है, वो सरकार जो भी है, जो भी फैसला करती है, जो भी कर रही है अच्छा है और आगे भी होगा जो भी। तो हमें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो भी है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है, उसके बाद हम उस स्थिति को दोबारा, जैसे हमें किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या किसी और में जाना है, तो हम अपने सबसे पहले अपना गोल सेट करें। जी, गौरव जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। जिस प्रकार से अभी कोरोना चला देश में, तो कहीं ना कहीं जो युवा थे वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए। जिनके पास प्राइवेट जॉब थी, सरकारी तो सरकारी जॉब है ही है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब थी उनको वो छोड़नी पड़ी या छुड़वाई गई
क्योंकि कोरोना में फैक्ट्रियाँ बंद थी, सारी कंपनियाँ बंद थी, तो युवा आज बेरोजगार है। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है? क्या लगता है कि सरकार में नौकरियां नहीं हैं, या कंपनियां आखिरकार जब लॉकडाउन खुल गया है तो कंपनियां क्यों नहीं खुल रही हैं? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग बोलते हैं लॉकडाउन में कंपनियां बंद हुई हैं। जी। हाँ, कंपनियां बंद हुई थी, लेकिन अब कंपनियां दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, प्रोडक्शन उनका शुरू हो चुका है। लेकिन एक बीच में हम लोगों को जो झटका लगा है, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर जो झटका लगा है, जो सवालिया निशान हुए हैं, जो सवाल खड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि एक बड़ी कंपनी पे लोड नहीं पड़ा है, एक मिडिल क्लास आदमी पे लोड नहीं पड़ा है। कोरोना बीमारी का हर जगह लोड पड़ा है, हर व्यक्ति पे लोड पड़ा है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ी कंपनियां हों। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत पे ध्यान दें। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर वही है कि 10,000, 15,000, 12,000 तक ही देता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मोड़नी चाहिए। जी गौरव जी, एक और सवाल मेरा है कि ये क्वेश्चन मैं हर जगह करता हूँ जहाँ इंटरव्यू लेता हूँ, क्या युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप भी युवा हैं तो अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं। बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जी। हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। बहुत सुंदर। तो युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने कैरियर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के अपना और नेतागिरी करने निकल चलते हैं। बिल्कुल। तो अपने करियर पे भी ध्यान दें और समाज के लिए शुरुआत हम लोग सामाजिक सेवा से कर सकते हैं, समाज सेवा से कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले दिन निकलेंगे तो विधायक की टिकट मिल जाएगी। हमें समाज सेवा जिससे हमारा भी फ़ायदा होगा और समाज में भी जागरूकता आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को, युवाओं को अपने करियर को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा के लिए बाहर निकलें और एक अच्छा माहौल बनाएं जिससे समाज में भी सुधार होगा और देश में भी। जी गौरव जी, एक और आपसे सवाल है मेरा। मैं देखता हूँ आपको सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुँचाते हैं, सरकार की योजनाओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मेरा आपसे सवाल है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएँ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं? क्या वजह रहती है? जबकि व्यक्ति अपने क्षेत्र के किसी भी नेता को, विधायक या सांसद को चुनता है, इसलिए चुनता है कि वो उसका दर्द दुख में काम आए, इसलिए नहीं बल्कि विकास करा सके क्षेत्र का। लेकिन फिर भी जो जन कल्याणकारी योजना है अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, एक ऊपर से एक योजना बन के आती है जी। वो नीचे तक पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंच पाती है। तो एक बहुत पुरानी चीज़ रही है इस देश में, जहाँ तक हर जगह होती है, भ्रष्टाचार। जी। और सरकार भ्रष्टाचार को कम कर भी रही है और यही है कि भ्रष्टाचार एकदम तो कम नहीं होगा। जैसे मैं चाहूँ कि मैं कम कर दूंगा, हर व्यक्ति को आगे आना है कि हमें अपना कोई काम करना है तो उसको रिश्वत नहीं देनी है। कोई भी समस्या आ रही है, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, उन पे बात करो और अगर कोई और समस्या आती है तो 2-4 लोगों से विचार विमर्श करके उसका सुझाव मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि अब ऐसे नहीं कि हमारा काम नहीं हो रहा तो 20 रुपये ले या 100 रुपये ले या 1,000 दो। तो गौरव जी, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे कि सरकारें लगातार बदलती रहती हैं। कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी की सरकार आती है। जब सरकार प्रेजेंट में होती है तो विपक्ष वाली पार्टियाँ एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करती हैं कि ये विकास नहीं करा पा रहे हैं, ये मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन आज तक यूपी में और देश में सभी पार्टियाँ रही हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चल रही है, इससे पहले समाजवादी पार्टी भी रह चुकी है, बसपा पार्टी भी यूपी में रह चुकी है। तो इतनी पार्टियां हर बारी यूपी पर राज कर रही हैं, लेकिन फिर भी अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? अभी भी आप देख लीजिए, वर्तमान में भाजपा की सरकार है और कहते हैं घर घर शौचालय,
लेकिन अगर आप अंतिम व्यक्ति तक जाओगे, ग्रामीणों का सर्वे करोगे, गाँव में जाओगे, तो देखोगे वहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं गाँव में आज भी आधे से अधिक लोगों के शौचालय नहीं है, किसी को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं मिला है जो गरीब हैं, किसी का आवास नहीं है जो वास्तव में पात्र है। तो इस स्कीम को, इस योजना को अंतिम व्यक्ति तो किस तरीके से पहुंचाना चाहिए, तो युवाओं को किस तरह से जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है जी। मैं बोलूँ तो हर तीसरा व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल। वो उसको चाहिए कि ऊपर से कोई योजना आ रही है, इसमें मेरे को बचना चाहिए, उसके बाद नीचे वाला सोचता है मेरे को बचना चाहिए। तो यही एक कारण होता है कि अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे लिए तो यही है कि हम लोग सभी एकजुट होकर के जहां ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो जैसे प्रधान के द्वारा नहीं पहुंच पा रही तो प्रधान की शिकायत कर सकते हैं, और जैसे किसी और अधिकारी से, प्रशासन से हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसका हम निवारण कर सकते हैं लोग एक साथ मिल कर के। बिल्कुल। तो यही है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। आपका कोई एम जो आपने देखा हो, जिसको आप एम मानकर अपनी ज़िंदगी में जिसे आप अपना एम मानते हो, और जो लक्ष्य इसके लिए आप प्राप्त करते जा रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का क्या एम है? मैं जानना चाहता हूँ। आपसे खास सवाल मेरे एम की बात करें तो मेरा एम तो एक गवर्नमेंट नौकरी का था, रेलवे में गवर्नमेंट नौकरी का। तो वो तो अभी चल रहा है प्रयास, अभी एग्ज़ाम भी दिए हैं मैंने और आगे भी प्रयास जारी है। अपनी शिक्षा भी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। क्या लगता है गौरव जी, मैं आपकी लाइफ के बारे में भी जानूँगा, लेकिन मेरा एक बीच में एक सवाल और है। क्या लगता है कि कुछ युवा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते? क्या युवाओं को राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजनीति में जाइएगा, हर युवा से मैं यही नहीं कह रहा कि आप राजनीति में जाइए या युवा को राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन क्या थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहिए, जिससे हमें नॉलेज मिलती रहती है कौन सी योजना कब लॉन्च हो रही है, कौन सी योजना कब आ रही है। और आजकल तो मैंने देखा है कि एग्जामों में भी योजनाओं को अक्सर पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर्स। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? तो योजनाओं की बात है, एक राजनीति की बात है। हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं कि हमें क्या मतलब है, उसका काम है वो देख लेगा, या हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग जागरूक रहेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, पढ़ाई उसके ज़रिए, समाज में घूमेंगे, हर तरह की बातें होंगी लोगों से, तो सारी योजना हमें पता चल ही जाती हैं। ऐसी बात नहीं है आज के दिन पे। और सरकार भी काफ़ी एक्टिव है इन सब चीज़ों के लिए, क्या योजना आ रही हैं, क्या चीज़ हो रहा है। तो हमें समाज के लिए जागरूक रहना चाहिए सबसे पहले। तो लोगों को जागरूक रहेंगे तो सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ। गौरव जी, अब आपकी ज़िंदगी के बारे में हम बात करें, थोड़ा आपके बारे में रोचक जानकारी जानेंगे जी। आपका कोई ऐसा कार्य जो आपने किया हो और आपको उस कार्य को करने में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई हो, किसी के लिए अच्छा किया हो आपने, ऐसा कोई आप किया अपनी ज़िंदगी में अब तक? मैंने तो देखो, मैं तो समाज सेवा में लगा ही रहता हूँ। एक जानना चाहता हूँ जो आपको सबसे प्रिय हो, जिस काम को जो आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक किया हो और जिसको करके आपके अंदर एक दिल की सहानुभूति से पैदा हुई हो कि आज मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसा कोई ज़िंदगी में किया है आप काम आपने? जी, मैंने देखो, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी बताएं उस काम। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं प्राइवेट जॉब के साथ साथ ऐसे समाज सेवा में लगा रहता हूं। तो हम लोगों ने एक बार कम से कम 500 पेड़ लगाए थे, प्लांटेशन किया था। तो उस दिन मेरे को काफ़ी मतलब गर्व हुआ था कि मैं आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा दे रहा हूं जो काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी मदद करेगा। अब ऐसे सहायता तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो मैंने वृक्षारोपण किया था, तो मुझे आज भी गर्व होता है। मैं हालांकि उस जगह पे नहीं हूँ, लेकिन जब तक था तो मुझे वहाँ गर्व होता था, और शायद वो पेड़ आज भी बिल्कुल लहला रहे होंगे। बिल्कुल। गौरव जी, मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपका जो एक मैंने कहा था, मैंने क्वेश्चन तो इसलिए पूछा था आपसे, मैं जानना चाहता था कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप जिसे बेस्ट मानते हैं, लेकिन आपने तो बेस्ट से बेस्ट काम किया। गौरव जी, अब पर्यावरण की बातें कर ही दी आपने, वृक्ष लगाए, पर्यावरण की गिनती में आते हैं, तो पर्यावरण के ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जिस तरीके से अभी कोरोना चला और देश में आपने देखा कि ऑक्सीजन की मारामारी चली, तो कहीं ना कहीं लोग हज़ारों रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे थे, तो क्या लगता है उन लोगों से भी आपकी अपील है, क्या एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो देखो हर व्यक्ति से एक अपील करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि नेचुरल रहें,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ रहें। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रकृति से भटक जाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि ऑक्सीजन लेके आनी है या दवाएं यूज़ करनी है हमें ज़्यादा, या कुछ भी है। हम लोग प्रकृति के साथ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। और मैं अपील करूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके सब्सक्राइबर जो भी हैं, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हैं बंधु मेरे को सुन रहे हैं, तो प्रकृति से थोड़ा लगाव रखें। और जहाँ भी देखें, ऐसा नहीं है कि एक पेड़ लगाने के लिए और 4-6 पेड़ों को तो काट देते हैं उसके बाद लगाते हैं, तो वो ऐसा भी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति हरी भरी रहेगी। गौरव जी, आपने देखा है कि ये तो पेड़ों की बात थी जी। और आपने बहुत अच्छा बताया पेड़ों के ऊपर। और वास्तव में एक पेड़ लगाओ और भारत भूमि विकास मंच से जुड़ जाओ। जी। देश हित में पेड़ लगाना एक जिंदगी को पैदा करना, जी। एक पालना, एक बच्चे को पालने की तरह से होता है। बिल्कुल। सरकार हजारों करोड़ों पेड़ लगाती है, बिल्कुल। हर साल करोड़ों पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन आपने देखा है कि वृक्षों हजारों करोड़ों पेड़ जो लगते हैं सड़कों के किनारे, उनकी सुरक्षा नहीं की जाती है, उनकी रक्षा नहीं की जाती है, जिस वजह से वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। लगा तो दिए जाते हैं, कागजों में उनकी गिनती भी हो जाती है कि यहाँ पर करोड़ों पेड़ लगाए गए, उत्तर प्रदेश में करोड़ों पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया, लेकिन कहीं भी वृक्ष लगते नहीं हैं। क्या वजह है कि इनकी सुरक्षा नहीं कराई जाती है या इनका देखभाल नहीं की जाती है? देखो, मैं इस चीज़ को मैंने खुद अनुभव किया है। जी। तो हम लोग क्या होते हैं, हर चीज़ को एक सरकार पे छोड़ देते हैं बिल्कुल। कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं बाइक से जा रहा था, तो हमारे एक बड़े भाई होंगे, रास्ते में चलते जा रहे थे, तो उनको मैंने देखा कि अपने बाइक पे एक उन्होंने थैला लटकाया हुआ था, उसमें 2-2 लीटर की बोतलें भर रखी थी। जी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई मतलब किसी सामान को, हो सकता है दूध वगैरह कुछ ले के जा रहे होंगे। बिल्कुल। तो कम से कम उसमें 20 बोतल होती हैं करीब, दोनों तरफ, बाइक के दोनों तरफ थैला रखा हुआ था ऐसे करके। तो देखा उसमें, तो मैं थोड़ा सा स्लो बाइक चल रही थी, हमने तो रोका, थोड़ा सा रुके हम भी, तो देखा कि वो भाई साहब हमारे 1-2 लीटर की बोतल खोलते हैं और पेड़ों में डाल देते हैं। उसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा कांटे वाटे से लगा के, जिससे कि पानी फैले, जानवर भी उसको ना खाए और पानी भी उसमें रुका रहे। तो यही है कि हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, सब कुछ बराबर रहे। हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती है, कुछ चीज़ें हम लोगों को आगे बढ़ के करनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि हर कोई नहीं कर पाए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ अलग करूँ, प्रकृति के लिए करूँ। और आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि कुछ ऐसा ही करिए कि हम लोग प्रकृति से कुछ सीख पाएँ, कुछ आगे बढ़ें, कुछ सीखें। तो प्रकृति की रक्षा करिए। गौरव जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो जल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं पहले आपने बताया आपकी एज शायद 25 के आसपास होगी मेरे ख्याल से। तो जब आप बचपन में थे तो आपने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, जब आपकी उम्र 10 या 12 साल या 15 साल के आसपास होगी, कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, मतलब हमारे माता पिता हैं या हमारे बड़े भाई बंधु हैं, आपने देखा था जब वो नल हुआ करते थे, गाँव में हैंडपम्प हुआ करते थे, तो एक बाल्टी भरी और उससे नहा लिया करते थे, और एक बाल्टी से पूरा बदन नप जाता था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, उन नलों को उखाड़ दिया गया है, नल ख़राब हो गए, ग्राम प्रधान से शिकायत की, ग्राम प्रधान ने नहीं लगवाया, सरकारी नल थे, तो नल ख़त्म हो गए, समरें आ गई, समरें आई, समरों से दो नुकसान हुए। एक, क्योंकि नल फ्री में चलता था, हाथों से चलाना पड़ता था, और समरों से क्या हुआ, बिजली का बिल भी जा रहा है और समर को लगवाने में खर्चा भी जा रहा है, क्योंकि समर अपनी है और नल सरकारी होता था। अब बात यहाँ तक भी नहीं थी, बात यहाँ तक थी कि पहले एक बाल्टी से काम चल रहा था, लेकिन अब तो लोग समर का बटन दाबते हैं और नहाते, यही नहीं देखते हैं कि पानी कितना फैला, कितने लीटर पानी का गमन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, जल ही जीवन है बोला जाता है जी। और ये हकीकत है। मुझे लगता है कि आगे जो महामारी होगी वो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि पानी का एक संकट, बहुत बड़ा संकट आएगा आगे चल के, तो हम क्यों ना इस चीज़ को बचाने के लिए अभी से तैयार हों,
जल ही जीवन है। और जैसे हम लोग वो देखते हैं कि एक बार समर का बटन दबा दिया हम लोगों ने और फिर अनलिमिटेड चलता ही रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं। और हम लोग देखते हैं कि शावर चल रहा है तो शावर में भी थोड़ा सा नहाएं, मस्ती करें, सब कुछ करें, लेकिन इतना ज़्यादा ना फैलाएं कि दूसरा अगली वाली पीढ़ी जो आपको गालियाँ दे या कुछ बुरा भला कहे। जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो कुछ बुरा भला ही कहेंगे, अच्छा तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल। गौरव जी, आज मित्रता फ्रेंडशिप दिवस है और क्या कहना चाहेंगे मित्रों के लिए? आज मित्रता दिवस है तो कैसे मित्र होने चाहिए? आजकल तो बहुत चटपटे मित्र हैं दुनिया में, तो आप कैसा पसंद करते हैं मित्र? देखो, मित्र की बात कही है तो हमारे यहाँ पे बस एक ही बोली जाती है, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी जी। तो सबसे पहले आपको भी मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं क्या, हर कोई यही चाहता है कि मेरा मित्र मतलब एक ऐसा हो जो हमें अपने आगे भटकाए नहीं, औषधि की तरह। हाँ, हमें भटकाए नहीं कि किसी गलत दिशा पे ले जाए या कुछ और करे। हमारा मित्र हमें कंट्रोल भी करे, हमें आगे बढ़ाए, कुछ ऐसा हमें बदलाव करे जो हमारे लिए अनुकूल हो जी, हमें आगे बढ़ाए। तो वही एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि हमारे भी परम मित्र हैं कान्हा धनगर जी, और भी ऐसे बहुत से हमारे बहुमूल्य हैं। तो ऐसे ही लोगों का चयन करें, क्योंकि आपको बिगाड़ने में, आपको सुधारने में एक मित्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मित्र बनाएं, अच्छे मित्र बनाएं, बढ़िया मित्र बनाएं। ज़रूरी नहीं कि 10 बनाएं, एक मित्र बनाएं, पर ऐसा बनाएं कि आपको हीरा बना दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी हमसे बात करने के लिए, और एक बार पुनः मित्रता दिवस की बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे युवा आइकॉन उत्तर प्रदेश गौरव धनगर जी। साथ ही आपको बता दें कि आज हमने गौरव धनगर जी से उनकी लाइफ स्टाइल और मित्रता दिवस और पर्यावरण को लेकर बातचीत की। वहीं गौरव धनगर ने बताया कि युवाओं को वास्तव में अपनी शिक्षा पर गेम करना चाहिए और शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा एक वो हथियार है जिसके माध्यम से हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा एक वो हथियार है जिसे चलाकर हम किसी भी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि अपने जन्मदिन या अभी अपने किसी भी खुशी के पल पर वृक्षारोपण अवश्य करें। हमें वृक्षों को लेकर सरकार के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें खुद वृक्षों को सराहना चाहिए। साथियों, ये सरकार के ऊपर ही नहीं होते सारे कार्य कि सरकार ही करे। वृक्षों को पालना और वृक्षों को लगाना और वृक्ष का रोपण करना आम आदमी का अधिकार है, और उस आम आदमी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ में करना चाहिए। तो वहीं बात जल स्तर पर की गई तो बताया उन्होंने कि लगातार जो समरह हैं, गाँव में समरह हैं, वो लगातार पानी का जल स्तर नीचे ले जाने का कार्य कर रही हैं। और मैं खुद कान्हा धनगर सभी जो भी ग्राम पंचायत हैं उनके नवनिर्वाचित प्रधान हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में नल लगवाएं, जिससे जल स्तर अधिक से अधिक नीचे ना जा सके। आप सरकारी नल हर ग्राम पंचायत में लगवाएं, जिससे जल स्तर वहीं बना रहे। तो वहीं आज सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा मित्रता दिवस भी है। इसके उपलक्ष्य में भी सभी दर्शकों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। साथियों, मित्र एक औषधि के समान होता है। हाई स्कूल की जो अभी हाई स्कूल बोर्ड के विद्यार्थियों ने हाई स्कूल की परीक्षाएं पास की हैं, उसमें हिंदी में एक चैप्टर है मित्रता, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है के बारे में बताया है कि मित्रता जीवन की एक औषधि है। मित्र एक औषधि के समान होता है। औषधि में से होती है दवा। मित्रता एक दवा के समान है जो हमें चाहे जैसा कुछ बना सकती है, हमें कहीं से भी बचा सकती है, हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे मित्रों को चुनना चाहिए जो हमारी साथ चलें, हमारी बात का कहना माने और हम उनकी बात का कहना माने, और हमारे साथ ऐसे बर्ताव करें जैसे एक मित्र के साथ में करता है। हमें कभी भी शराबी, जुआरी या अदर किसी भी अन्य गहरी संवेदना वाले व्यक्तियों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो एक बार पुनः मित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।